प्यारे दोस्तों, भाषा बोध और प्रारंभिक भाषा विकास का अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है जो 21/8/2023 के लिए बनाया गया है, ये ऑलरेडी 10 दिन पहले बना करके वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया गया था। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं आज वाली वीडियो को। तो इस वीडियो को जरूर देखना, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। इस वीडियो में बहुत काम की चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो इसको अच्छे तरीके से देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है। और उसके अलावा अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप सीधे सीधे इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट का थंबनेल देखेंगे, इस तरह का दिखाई देगा, उसको टच कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के सॉल्यूशन को। सबसे पहला जो प्रश्न हम बात करते हैं, भाषा का अर्थ लिखिए। हमेशा पूछता है क्वेश्चन, भाषा का अर्थ लिखिए। ये आपके हिंदी भाषा शिक्षण जिसके पास सब्जेक्ट है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना या बोलना। अर्थात भाषा जो है विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जिसमें हम अपना विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। महाकवि दंडी ने अपने काव्यदर्श में लिखा है, वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। अर्थात वाणी के माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है, ये महाकवि दंडी ने दिया है। और जो ऑस्ट्रेलियाई भाषाविद है हेलिडे ने अपने भाषा का कुछ डेफिनेशन इस तरह से दिया है, जब हम कुछ भी सीखते हैं तो अर्थ निकालकर समझ बनाते हैं। अर्थ निर्माण के लिए भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है। ये ऑस्ट्रेलियाई जो भी भाषाविद है हेलिड ने वो ये कहा है, आपको ध्यान रखना है। अब भाषा की परिभाषाएं पूछ लेता है आपसे, तो कई परिभाषाएं हैं भाषा की, आपको ध्यान रखनी है। भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित याच्छ्दित यादच्छित मतलब होता है आपका कि मन माने ध्वनियों प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये कथन जो कहा है या फिर जो ये स्टेटमेंट आप भाषा की परिभाषा देख रहे हैं, ये परिभाषा दी गई है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो है आपका दूसरे अगर परिभाषा की बात करें, भाषा वाणी चिन्हों ध्वनियों के प्रयोग का मनमाना व्यापार है जिसके द्वारा कोई सामाजिक समुदाय परस्पर सहयोग करता है। ये जो कथन है, ये परिभाषा जो दी है, ये ब्लॉक और ट्रैगर की है, ध्यान रखना है आपको। और तीसरी जो डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं, भाषा के व्यवहार की क्षमता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, मानव मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता है। ये कथन जो है, ये यानी कि ये परिभाषा जो है चमस्की की है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको थोड़ा सा भाषाओं के डेफिनेशंस को याद रखना है। अब आपसे कभी कभी पूछता है कि भाषा की प्रकृति या स्वभाव क्या है, उसके बारे में बताइए। तो भाषा की प्रकृति के बारे में मैंने पहला जो अभी आपको बताया था उस वीडियो में भी बताया और यहाँ पे भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भाषा जो है मानव निर्मित व्यवस्थित तंत्र है, और भाषा जो है ये ध्वनियों से मिलकर के बनी है या बनती है, मगर ये ध्वनियाँ स्वयं में कोई अर्थ नहीं रखती हैं जब तक कि इन्हें किसी क्रम यानी कि शब्द या वाक्य के रूप में व्यवस्थित ना किया जाए। तो ये क्या है, इसकी प्रकृति या स्वभाव है। भाषा की सार्थक इकाई जो है शब्द होते हैं। भाषा की सार्थक इकाई जो है वो शब्द होते हैं, जो मूलतः अवधारणाएं और उनके नाम होते हैं। ये नाम विभिन्न भाषाई या भाषा भाषी समुदायों द्वारा आपसी समझ और सहमति से तय किए जाते हैं। एक ही शब्द के अर्थ भिन्न या विभिन्न भाषा भाषी समुदायों में अलग अलग हो सकते हैं। एक ही शब्द के अर्थ जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगली प्रकृति की बात करें तो भाषा मूलतः मौखिक होती है और लिपि इसे संरक्षित करने का एक तंत्र है जो भाषा से अलग होती है। लिपि क्या हो, भाषा से अलग होती है, क्योंकि एक ही लिपि कई भाषाओं के लिए प्रयोग की जा सकती है। आगे हम देखेंगे सब कुछ। पांचवा जो है हम इसकी बात करें तो इसमें पांचवा पॉइंट हम डाल सकते हैं, भाषा और लिपि का कोई स्थायी संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा थोड़े परिवर्तन के बाद किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। वहीं एक लिपि का प्रयोग कई भाषाओं को लिखने में किया जा सकता है, जैसे देवनागरी का उपयोग जो है हिंदी, मराठी और संस्कृत आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है इसकी प्रकृति और विशेषता की बात करें यहाँ पर, तो देखिए भाषा सतत गतिशील और परिवर्तनशील होती है। लिखी हुई भाषा की तुलना में मौखिक भाषा तेजी से बदलती है, यानी कि जो हम लिखते हैं वो तो बदलती नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम जो मौखिक भाषा बोलते हैं वो बदलती रहती है। इसके अलावा जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की समझ का विकास और उसकी भाषा का विकास एक दूसरे
पर पूरी तरह आश्रित होते हैं। ठीक है, उनकी समझ का विकास और उनके भाषा का विकास जो है एक तरह से जो है हम प्राथमिक स्तर पर मानते हैं कि बच्चों के ऊपर जो है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और भाषा पूर्णता में और संदर्भ के साथ जो है लिखी सीखी जाती है। ठीक है, भाषा जो है संपूर्णता और संदर्भ के साथ जो है सीखी जाती है। संपूर्णता यानी पूरी तरह से, और उसका क्या संदर्भ है, उसका क्या अर्थ निकलेगा, उसी के हिसाब से उसको सीखी जाती है। अब भाषा का महत्व पूछ लेता है आपसे कभी कभी, तो भाषा के काफी महत्व हैं। जो मैंने पहले आपको वीडियो दिखाया था उसको जरूर पढ़ लेना, ये ध्यान रखना है आपको। भाषा जो है अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है, इसका यह पहला महत्व है। इसके अलावा उस वीडियो में मैंने महत्व अलग से दिए हैं आपको। भाषा सामाजिक संपर्क और संयोग बढ़ाने का माध्यम है। छोटे क्वेश्चंस आएंगे तो छोटे ही आपको आंसर्स लिखने हैं। और ज्ञान विज्ञान और साहित्य सृजन का महत्वपूर्ण साधन है क्या, भाषा आपका। और सभ्यता और संस्कृति के उत्थान और संरक्षण में भाषा सहायक होता है। भाषा विविध विधियों या भाषा विविध विषयों की शिक्षा अध्यापन का आधार है। और भाषा भावनात्मक एकता में भी सहायक है या सहायता करता है, अर्थात भाषा समाज, क्षेत्र और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। नेक्स्ट जो हमारा एक क्वेश्चन बनता है बहुभाषिता के ऊपर, तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि हमारे देश में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें आपके कोंकणी, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, संस्कृत, नेपाली, हिंदी, गुजराती, सिंधी, सारे ये सारे के सारे इसमें बोले जाते हैं। और ये सारे के सारे भाषाओं को जब हम एक साथ बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, उसी को हम बहुभाषिता कहते हैं। यानी कि एक से अधिक भाषाओं को सहजता से बोलने की क्षमता ही बहुभाषिता कहलाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। और जो ऐसे बालक होते हैं जो एक से अधिक भाषा बोलते हैं, उनको बहुभाषी बालक कहते हैं। ठीक है, भारत जो है एक बहुभाषी देश है, इस कारण यहाँ पर त्रिभाषीय सूत्र लागू किया गया है। त्रिभाषीय सूत्र क्या होता है, इसके ऊपर टिप्पणी पूछ लेता है, तो इसको भी मैंने जो अभी आपको वीडियो का थंबनेल स्टार्टिंग में दिखाया था उसको जरूर देख लेना। उसमें आपको त्रिभाषीय सूत्र क्या होता है उसके बारे में डिटेल आंसर्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, त्रिभाषीय सूत्र में कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है वो इसी वीडियो में हम देख लेंगे। और हमारे से कभी कभी पूछता है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो कितने भाषाओं को दी गई है मान्यता, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, बीच बीच में क्वेश्चंस जो है छोटे उठा लेते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 लाइन 4 लाइन लिखोगे तो आपका बहुभाषिता का जो है आंसर बन जाएगा। इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं। बाकी मैंने आगे जो है ये लिखे हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए कि भैया अगर आपसे बड़ा कहने को लिखे या करने को लिखे तो आप जो है आसानी से बड़ा भी बना सकते हैं इन पॉइंटों के माध्यम से। बाकी 3 से 4 पॉइंट इसके बहुत है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती आज तक। नेक्स्ट जो है भाषा की विशेषताएं, अगर हम छोटे स्वरूप में बात करें भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, भाषा व्यवहारिक कुशलता है, भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा साधन है, भाषा समाज का चित्रण करती है और भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, ये सारी की सारी भाषा की विशेषताएं हैं। शॉर्ट में हमने इसको डिस्कस किया। डिटेल सॉल्यूशन पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था थंबनेल दिखा करके, तो वहां पर आपको देखना होगा। चामस्की के अनुसार प्रत्येक बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता खाली स्थान होती है, और यहाँ पे ऑप्शंस दे देगा, तो जन्मजात होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये चामस्की की जो है डेफिनेशन है भाषा के संदर्भ में। श्रवण कौशल का महत्व लिखिए। जो हम श्रवण है हमारी है उसका क्या महत्व है, तो श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। और हमारे से पूछा जाता है भाषा शिक्षण में कौन कौन से कौशल आते हैं, तो उसको भी मैंने वो सारे कौशल बता दिए हैं। आपके 4 कौशल होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है ना, तो श्रवण कौशल हो गया आपका, उसके अलावा जो है आपका क्या हो जाएगा, वाचन कौशल हो जाएगा, है लेखन कौशल हो जाता है, और आपका जो वाचन कौशल है वो भी हो जाता है। तो इस तरह से आपके 4 कौशल हैं। तो श्रवण कौशल अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का एक प्रमुख आधार है। इसका महत्व हम इस तरह से बता सकते हैं, बालक सुनने के प्रति जागरूक बनता है तथा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना सीखता है। किससे, श्रवण कौशल से। भाषा को सीखने का प्रारंभिक आधार जो है अनुकरण है, यानी कि सीखना है। इससे नए नए शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। इसके अलावा जो है बालक परिवार के सदस्यों तथा अध्यापकों की बात सुनकर स्वयं अपने उच्चारण, हाव भाव, उतार चढ़ाव, उचित स्वर गति के अनुसार बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बालक कविता, कहानी का रसवादन सुनकर ही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप श्रवण कौशल के महत्व में 3-4 पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर जो है भेद आपसे पूछ लेता है, शब्द के भेद कितने होते हैं अर्थ के आधार पर, तो वाचक शब्द भी होता है, लक्षक भी होता है और व्यंजक शब्द भी होता है। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा निश्चित प्रलय के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह कथन जो है भोलेनाथ तिवारी का, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। यह कथन श्याम सुंदर दास का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। यह परिभाषा एनसीईआरटी की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है, त्रिभाषा जो नीति है उसके अनुसार इसमें कौन कौन सी 3 भाषाएं शामिल की गई हैं। तो इसमें क्षेत्रीय या मातृभाषा, हिंदी या मातृभाषा और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो है, विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास का वर्णन कीजिए। कभी कभी पूछता है आपसे, अथवा में अगर आपसे पूछेगा तो बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लेता है। तो आपसे ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है, अथवा पार्ट के हिसाब से भी और इस तरह से भी। तो विभिन्न अवस्थाओं में, जैसे शैशव अवस्था में भाषा विकास कैसे हो सकता है, ये पूछ लेगा कि आप बताओ शैशव अवस्था में भाषा विकास का विश्लेषण करिए या टिप्पणी लिखिए। तो शैशव अवस्था में भाषा विकास जो है, जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है यानी रोता है, यही उसकी पहली भाषा होती है। इस समय उसे ना तो स्वरों का ज्ञान होता है तथा ना तो व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस तरह की ध्वनियां निकालता है उसमें स्वरों की संख्या ज्यादा होती है। 10 मास की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है जिसे बार बार दोहराता है। 1 वर्ष तक शिशु की भाषा समझना कठिन होता है, सिर्फ अनुमान से ही उसकी भाषा समझी जा सकती है। तो शैशव अवस्था में भाषा विकास कुछ इस तरह का होता है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, बाल्य अवस्था में भाषा विकास कैसा होगा। तो आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। प्रत्येक क्रिया के साथ विस्तार में कमी होती है। जी ठीक है ना, जितनी भी क्रिया करता है तो विस्तार में वो कमी कर देता है। और बाल्य काल में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है। हाइडर ने अध्ययन करके जो है यह परिणाम निकाला कि लड़कियों की भाषा बाल्यावस्था में लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की बजाय ज़्यादा तेजी से होता है। लड़कों की बजाय लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या ज़्यादा होती है और अपनी बातों को सही ढंग से पेश करने में लड़कियां ज़्यादा तेज होती हैं। और किशोरावस्था में भाषा का विकास कैसे हो सकता है, तो उसके ऊपर हम बता सकते हैं। किशोरावस्था में कई शारीरिक परिवर्तन हैं जो संवेग पैदा सॉरी कई शारीरिक परिवर्तन से जो संवेग पैदा होता है, भाषा का विकास भी उनसे प्रभावित होता है। क्योंकि जब किशोरावस्था आती है तो आपके बहुत सारे संवेग जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं। शारीरिक परिवर्तन की वजह से संयोग पैदा होते हैं और उसी से जो भाषा विकास में भी परिवर्तन या प्रभावित होती है हमारी भाषा विकास। और किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि पैदा हो जाती है। जो किशोर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जो मतलब वयस्क होते हैं, उनमें जो है साहित्य पढ़ने की भी रुचि पैदा होती है। उनमें कल्पना शक्ति का विकास होने से कवि, कहानीकार, चित्रकार बनकर कविता, कहानी या चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जो है क्षमता जागृत होती है। किशोरावस्था में शब्दकोश भी विस्तृत होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके पास में शब्दकोशों का भंडार हो जाता है किशोरावस्था में। तो हम ये 3 अवस्थाओं में भाषा के विकास को समझा सकते हैं अगर पूछता है क्वेश्चन तो। भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए। भाषा विकास के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें 3-4 कारक आपको पता होने चाहिए। जिसमें पहला स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य क्या कहता है कि अगर कोई बच्चा जो है लंबे समय तक किसी कारण के वजह से बीमार हो जाता है तो उसमें जो है भाषा का विकास जो है 2 मास पीछे हो जाता है, यानी कि भाषा का विकास 2 माह देरी से होगा। उसका कारण क्या है कि भाषा जो है संपर्क जन्यता है, यानी कि संपर्क से जो है भाषा सीखी जाती है। जब बच्चा बीमार है तो उस समय जो है वो समाज के संपर्क में कम रहता है। इस स्थिति में जो है भाषा का प्रभाव बालक पर जो है बहुत ही कम पड़ता है, इसलिए उसका विकास जो है वो कम ही होता है, ये स्वाभाविक है। तो स्वास्थ्य जो है एक प्रभावी कारक है, भाषा विकास को प्रभाव करता है। ठीक है, इसके बाद बुद्धि भी है। टर्मर के अनुसार बुद्धि एवं भाषा का घनिष्ठ संबंध है, ये भी आपको याद रखनी है किसके अनुसार जो है ये लाइन बोली गई है। भाषा के स्तर से ही बुद्धि का पता चलता है। ठीक है, आपकी भाषा कैसी है उसी से बुद्धि का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह बात बाल्यावस्था पर बालक के शब्द भंडार में वृद्धि के कारण प्रकट हो जाती है या होती रहती है। ठीक है, अध्ययनों से पता चलता है कि पहले 2 वर्षों में भाषा एवं वृद्धि का सहसंबंध अधिक होता है। और स्पीकर के अनुसार जो है भाषा विकास एवं बुद्धि लब्धि का घनिष्ठ संबंध होता है। बालक बोलने में स्वर एवं व्यंजनों की आवृत्ति से शिशु की वृद्धि का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हकलाना है। ये भी क्या है, आपका बाधा है, कारण है। ठीक है, कारक है, ये ध्यान रखना है। भाषा विकास के प्रभावी कारक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हकलाना भी शामिल होता है। इसके अलावा जो है इसमें सामाजिक आर्थिक स्तर भी शामिल किया जाता है और यौन भी शामिल किया जाता है। और लास्ट जो है हमारा
पारिवारिक संबंध को भी शामिल करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से मैंने लिखे हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें से 4-5 आपको याद रखने हैं। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। भाषिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है इससे, ठीक है। सुनकर पढ़कर अर्थ ग्रहण कर लेते हैं और शुद्ध सुंदर लेखन की आदत इसमें पड़ जाती है। शब्दों एवं वाक्यों के ज्ञान कोश में वृद्धि हो जाती है। चिंतन की योग्यता का विस्तार होता है। सृजनशीलता का विकास होता है और मौलिक रचना लिखने की क्षमता जो है प्रदान होती है। भाषा के तथ्य एवं विषय सामग्री को का जो है ज्ञान हमें प्राप्त होता है और मातृभाषा एवं साहित्य के प्रति जो है रुचि विकसित होती है। वर्ण लिपि शब्द ध्वनि और शुद्ध शब्द उच्चारण का ज्ञान जो है इससे होता है और साहित्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। विचारों का मौखिक और लिखित रूप से जो है विकास होता है। रचना कार्यों में मौलिकता लाने की योग्यता विकसित होती है और व्यक्ति की विभिन्न शैलियों के का जो है ज्ञान प्राप्त होता है या विकास होता है और सौंदर्यानुभूति में रुचि विकसित होती है। तो ये 15 पॉइंट है। 15 में से आपको 5, 7, 8, 10 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है कि इस हिंदी शिक्षण में सामान्य उद्देश्य क्या है। जो हिंदी हम शिक्षण कराते हैं उसके सामान्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे जो है मानक भाषा क्या है? तो मानक का अर्थ होता है सर्वमान्य, जो सभी जगह पर एक समान हो। किसी भाषा का सर्वमान्य रूप, सर्व स्वीकृति के रूप और सर्व प्रतिष्ठित रूप एवं स्थिर रूप ही मानक भाषा कहलाता है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और मानक भाषा कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी भाषा का जो है एक मानक रूप होता है, ये भी हम बता सकते हैं। मानक भाषा की जो प्रकृति लक्षण विशेषताएं पूछे तो तीनों में से जो भी पूछे आपको यही लिखना है। मानक भाषा जो है सर्वमान्य होती है। मानक भाषा में एक रूपता होती है। मानक भाषा में मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। या प्रकृति पूछे, लक्षण पूछे या विशेषताएं पूछे, आपको यही लिखना है। मानक भाषा व्याकरण के नियम का पालन करती है। मानक भाषा किसी भी भाषा का शुद्ध रूप होता है। इसका प्रयोग सभी औपचारिक जगहों पर किया जाता है। मानक भाषा सर्वव्यापक होती है और मानक भाषा सर्वमान्य प्रतिनिष्ठ भाषा कहलाती है, परिनिष्ठ भाषा कहलाती है। इकाई योजना के लाभ और विशेषताएं आपसे पूछता है। तो इकाई योजना के बारे में टिप्पणी पूछे, लाभ पूछे, विशेषताएं पूछे तो आपको ये समझा देना है, ठीक है। तो इकाई योजना विभिन्न पाठों के मध्य संबंध स्थापित करती है। इससे उद्देश्यों की स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। जो भी हमारा उद्देश्य है उसको स्पष्ट करना है, कैसे हमको क्लैरिफाई करना है, तो उसमें हमें सहायता मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को सुविधाएं प्रदान करती हैं। हमारी जो इकाई योजना है क्या करती है, उनके हिसाब से जो है बनाई जाती है। भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत कराती है। भाई इकाई योजना क्या है? हमारी प्रतिदिन की इकाई योजना जो हमारे को आने वाले समय का कैसे उपयोग करना है, क्या पढ़ाना है और किस तरह पढ़ाना है, उससे अवगत कराती है। समय की बचत भी करती है कि हमारे को जो है क्या पढ़ाना है, हमें अब सोचना नहीं है, फटाफट जो है हम अगला जो है लेसन प्लान कर लेंगे। शिक्षण में लचीलापन लाती है, ठीक है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है इसके द्वारा। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है और शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा करती है और मूल्यांकन में सहायता प्रदान करती है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके लेसन प्लान यानी इकाई योजना जो है यूनिट प्लान की जो है विशेषता है या लाभ है। दोनों में आपसे पूछे तो आपको यही लिखना है। नेक्स्ट जो है आपका, कभी कभी पूछता है पाठ योजना और इकाई योजना यानी कि लेसन प्लान और यूनिट प्लान में अंतर बताइए। तो आप लेसन प्लान के, अगर आप लेसन प्लान को इधर से पढ़ते हैं तो आपको लेसन प्लान के बारे में पूरा पूरा जानकारी मिल जाएगा। यूनिट प्लान जो है ये आपका जो है इधर जानकारी मिल जाएगी। देखिए जो लेसन पाठ योजना है वो क्या होता है, ये केवल जो है पाठ को पढ़ाने के लिए ही बनाया जाता है। जबकि इकाई योजना जो है ना, एक से अधिक इकाइयों को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। इसकी प्रकृति जो है संकुचित होती है क्योंकि ये पाठ से केवल जुड़ा होता है और इसकी प्रकृति जो है व्यापक होती है यानी बॉर्डर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और यह इकाई योजना का एक हिस्सा होती है, ठीक है। इकाई योजना जो है उसका हिस्सा क्या है, पाठ योजना, और इसमें जो है बहुत सारे पाठ योजना शामिल होते हैं, इसलिए जो है ये इकाई योजना की हिस्सा होती है। और इसमें जो है इसे कम समय से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसे कम समय में पढ़ाया जा सकता है। ये कम है, काम नहीं होगा। इसे कम समय में पढ़ाया जा सकता है और इसे पढ़ाने में कई दिन या महीने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो है आपका यह मुख्यतः शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होती है और यह मुख्यतः शिक्षा के सामान्य उद्देश्य से संबंधित होती है। यह सिर्फ एक शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है और यह शिक्षक या उसे किसी उच्च अधिकारी के द्वारा भी बनाया जा सकता है, दोनों के द्वारा जो है बनाया जा सकता है। अब पठन कौशल, वाचन कौशल या वाचित कौशल जो होता है, रीडिंग स्किल जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? तो देखो वाचन शब्द वाक धातु से बना हुआ है, ठीक है।
जिसका अर्थ होता है वाणी अर्थात लिखे हुए का उच्चारण करना। और पठन जो है, पठन शब्द जो है पट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कुछ छिपा हुआ पढ़ना। अतः हम इन दोनों ऊपर वाले वर्ड को समझ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं लिखे हुए या छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना ही पठन या वाचन या वचन कहलाता है। अब यहाँ पर एक कौशल की बात आती है कि इसके साथ कौशल जुड़ा हुआ है, ठीक है, सभी के साथ कौशल जुड़ा है। तो कौशल क्या होता है? कौशल का अर्थ होता है ठीक तरह के काम करने की योग्यता या दक्षता, ठीक है, ठीक तरह से काम करने की योग्यता या दक्षता जो है वो कौशल कहलाती है। तो इस तरह से जो डेफिनेशन बन जाएगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार पठन कौशल का अर्थ है या अर्थ होता है लिखित सामग्री का ठीक प्रकार से उच्चारण करने की योग्यता, ठीक है। और इसके बाद में हम सामान्यतः से हम लिख सकते हैं कि मनुष्य जो है प्राय पठन का अर्थ केवल लिखित सामग्री को पढ़ने से लेते हैं, जबकि इसका संकुचित अर्थ जो है ये इसका संकुचित अर्थ है। व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो पठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लिखित सामग्री को ठीक उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। ठीक उच्चारण मतलब सही शब्दों का प्रयोग करना और उसका भाव निकालते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। तो ये जो है इसमें शामिल होता है जो पठन होता है। अगर हम इस भाषा को भी लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम इसके पठन के प्रकार। अब पठन के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। पठन के प्रकार दो मुख्यतः होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। लेकिन सस्वर वाचन के भी प्रकार हैं जिसमें 4 प्रकार के ये होते हैं, जिसमें आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, व्यक्तिगत वाचन है और सामूहिक वाचन है। अब आदर्श वाचन क्या है? तो आदर्श वाचन जो है देखिए, शिक्षक जब स्वयं पढ़ता है, ठीक है, शिक्षक जब स्वयं पढ़ता है तो जो भी वो पढ़ेगा वो आदर्शवाचक कहलाएगा। शिक्षक जब खुद पढ़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? आदर्श वाचन, ठीक है। अनुकरण वाचन का मतलब क्या हो गया कि जो शिक्षक ने पढ़ाया है, ठीक है, जो शिक्षक ने पढ़ाया है वो सारे विद्यार्थी जो है उसको सीख रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी जब इसको सीख रहे हैं, सुन करके जो है क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? अनुकरण वाचन। व्यक्तिगत वाचन का मतलब क्या हो गया कि कोई एक व्यक्ति को जब पढ़ा दिया गया तो उसको क्या बोला कि आप जो है इसको पढ़ो, तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत वाचन। सामूहिक वाचन जो है एक से अधिक, जब पूरे क्लास के 2-3 बच्चे को एक ही पाठ को या एक ही कविता को पढ़ाया जाता है तो हो जाता है सामूहिक वाचन। अब मौन वाचन में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है गंभीर वाचन और एक होता है द्रुत वाचन। गंभीर वाचन मतलब कि हम उसको समझने के लिए पढ़ते हैं, यानी कि हमने कुछ लिखा है ना, उसको हम समझेंगे कि भैया इसमें क्या लिखा है, तो उसको हम गंभीर रूप से पढ़ते हैं, लेकिन मन ही मन पढ़ेंगे, मन के अंदर गंभीर रूप से समझने के लिए पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा गंभीर वाचन। और द्रुत वाचन है, द्रुत वाचन का मतलब है कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिसमें आपके क्लास के 60 विद्यार्थियों के नाम लिखे हैं इस तरह से, ठीक है, किसी अध्यापक ने या किसी शिक्षक ने आपके सभी विद्यार्थियों के नाम लिख करके एक लिस्ट दे दी आपको। आप इस लिस्ट में से बोल रहा है वो कि आप अपना नाम देखिए। अब आप अपना नाम देखोगे तो क्या हर बच्चे का नाम पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं, आप अपने नाम की तरफ फोकस करोगे। तो वहाँ पर जब आप अपना नाम देखोगे तो आपको इसमें जो है गंभीर रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल अपने नाम पे फोकस करोगे। तो एक चीज़ को निकालने के लिए जो हम वाचन करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को निकालते हैं, तो उसको हम द्रुत वाचन कहते हैं, ठीक है। अगला जो है पठन कौशल विकास के उद्देश्य क्या है? तो बच्चे जो है इसमें क्या हो जाते हैं? उचित प्रवाह के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है इसके उद्देश्य किए जाते हैं। पठन कौशल का विकास किस लिए किया जाता है? तो बच्चे जो है उचित प्रवाह से पढ़ सके, इसलिए जो है पठन कौशल का विकास होना आवश्यक है। बच्चे वर्णमाला के अक्षरों की पहचान कर सकेंगे और बच्चों में स्व अध्ययन की आदत को विकसित करना, बच्चे पाठ के भाव को समझ सकेंगे, बच्चों के अर्थ निर्माण कौशलों का उत्थान करना और बच्चों को विराम चिन्हों का अर्थ बताना, और साथ ही साथ जो है उचित भाव के साथ पढ़ने के योग्य बनाना, और बच्चे पढ़कर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी ग्रहण कर सकें। ये पठन कौशल विकास के उद्देश्य हैं। अब बच्चों में पठन कौशल विकास की कौन कौन सी विधियां हैं? तो ये विधियों का ध्यान रखना पूछता है एग्जामिनर। अक्षर बोध विधि है और वर्णोच्चारण विधि है, देखो और कहो विधि है, और ध्वनि साम्य विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है, सहचर्य विधि है, और आपकी कविता विधि है और संयुक्त विधि है। तो इन विधियों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। बच्चों में पठन कौशल विकास की विधियां, ठीक है, पठन कौशल विकास की विधियां, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो है एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है? तो पाठ्य सहगामी क्रिया के बारे में हम समझते हैं पहले। तो देखिए, आधुनिक शिक्षा पद्धति में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको हम समझेंगे पाठ्य सहगामी क्रिया क्या है, आगे डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, विद्यालय में कक्ष शिक्षण के साथ साथ
चलने वाली अन्य क्रियाओं जैसे खेल, संगीत, कला, अभिनय आदि को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। अब समझ में आ चुका होगा आपको, विद्यालय में जो हम पढ़ते हैं, शिक्षण जो करते हैं, उसके साथ अन्य क्रियाएं भी चलती हैं, जिसमें हमारे खेल भी खिलाए जाते हैं, हमसे संगीत वगैरह भी गवाया जाता है, उसका अभ्यास करवाया जाता है, हमें नाच गाना अभिनय भी सिखाया जाता है। तो इन सभी क्रियाओं को जो है हम क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो क्रियाएं चलती हैं तो उनको हम पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं। सहगामी मतलब साथ साथ चलने वाली। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले शैक्षिक विषयों से विद्यार्थियों का केवल ज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है, लेकिन पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास में सहायता करती हैं। तो ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपको पता चल चुका। अब जो है इसमें पूछता है इसकी आवश्यकता क्या है। तो भैया इसकी आवश्यकता या उपयोगिता की बात करें तो देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता या उपयोगिता पूछता है तो शक्ति के सदुपयोग में सहायक होता है। जो बालक की शक्ति होती है उसके सदुपयोग में सहायता करता है, अपनत्व की भावना में जो है विकास करने में सहायता करता है, और स्वास्थ्य मनोरंजन में भी सहायक है, अनुशासन स्थापित करने में भी ये सहायक है, सांस्कृतिक विकास में भी सहायक है, और व्यावसायिक विकास में भी सहायक है, और सामाजिक विकास में भी ये सहायक है। तो ये सारे के सारे पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता है, उपयोगिता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाभ भी कह सकते हो तो लाभ भी है। अब जो है पाठ्य सहगामी क्रियाएं दो तरह की होती हैं। एक तो होती है आंतरिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जिसको हम स्कूल के अंदर इंडोर में करते हैं, जैसे कि रंगोली बनाना, जिसमें नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रांकन, रंगाई, सजावट, क्ले मॉडलिंग, प्राथमिक चिकित्सा, सिलाई, रंगोली आयोजन, और स्कूल पंचायत, कला और शिल्प, ये सारे के सारे आंतरिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जो आपके अंदर स्कूलों में कराई जाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बाह्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं की, तो ये स्कूल के बाहर करवाए जाते हैं। जैसे सामूहिक रोड परेड कराते हैं, ड्रिल करवाते हैं, कोई योग करवाते हैं, व्यायाम कराते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल मैच, कोई भी मैच, वॉलीबॉल खिलाते हैं, कबड्डी, खो खो खिलाते हैं, और हाथ गेंद खिलाते हैं, यानी हैंडबॉल खिलाते हैं, या सामूहिक प्रार्थना कराते हैं, या सुबह की सभा कराते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, बाह्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आती है। तो आप देख सकते हो चित्रों के माध्यम से मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये जो है बाह्य, जो बाहरी हो रहे आपके विद्यालय परिसर, यानी कि क्लासरूम से बाहर जो भी होती है एक्टिविटी, उसको हम जो है जनरली क्या बोलते हैं, बाह्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो ये दो तरह की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो यहाँ पे आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं खत्म हो गई। भाषा और बोली में अंतर पूछता रहता है आपसे। भाषा जो है मौखिक और लिखित दोनों ही हो सकती है, लेकिन बोली जो है केवल मौखिक होती है, यानी कि हम जो बोलते हैं वो मौखिक ही होती है, हम बोली को लिख के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। भाषा का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा सभी जगह के लिए उपयोगी है, और बोली किसी खास क्षेत्र तक ही उपयोगी है। जैसे कि आपकी कन्नड़ है, ठीक है, तो वो कन्नड़ वहाँ की बोली हो गई, या फिर मैथिली है, और भी बहुत सारी बोलियां हैं। ठीक है, भाषा भी है, लेकिन वो सभी जगह के लिए उपयुक्त तो नहीं है, हर जगह पे उसको हम बोल नहीं सकते हो। तो जो बोली होती है ना, वो विशेष क्षेत्र में या विशेष समाज में बोली जाती है, और भाषा जो है सभी जगह के लिए उपयोगी होती है। भाषा व्याकरण नियम पर आधारित होती है, बोली का कोई व्याकरण नियम नहीं होता है। उसके अलावा भाषा में व्यापकता, सार्वभौमिकता और एक रूपता पाया जाता है। बोली में कोई स्थायी रूप जो है नहीं पाई जाती, इसमें भिन्नता पाई जा सकती है। भाषा साहित्यिक का होता है, यानी कि भाषा जो है बहुत पुरानी होती है, आपके साहित्य से ली जाती है, साहित्य में देखी गई है या दिखाई भी जाती है, और बोली जो है साहित्यिक नहीं होती है। अगला जो है भाषा प्रयोगशाला के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे। भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का एक डिजिटल केंद्र होता है। इसमें अनेक श्रवण वाचन उपकरणों की सहायता से छात्र का जो भाषा सिखाई जाती है, वो भाषाई विकास इसमें किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग जो है मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा, जैसे कि विदेशी भाषा के शिक्षण के लिए किया जाता है। इसमें भाषा को बोलकर, सुनकर भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला, इसमें डिजिटल जो है उपकरण, यहाँ पर डिजिटल केंद्र होता है, डिजिटल उपकरण जो है इसमें उपयोग करते हैं। अब जो है इसकी परिभाषाएं भी अगर आप चाहें तो भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र है, जिसमें छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। ये रॉबर्ट लेडो के अनुसार जो है ये भाषा है, भाषा प्रयोगशाला की डेफिनेशन है। और ये दूसरी डेफिनेशन है एएस हियास के अनुसार। भाषा प्रयोगशाला एक कक्ष है जिसमें विदेशी भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए जाते हैं, और सामान्यतः यह कार्य जो है साधारण व्यवस्था में इतनी प्रभावशाली नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो है यहाँ पर इसीलिए इसकी भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है।
अब भाषा प्रयोगशाला के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। तो यह विदेशी भाषा सीखने का बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है, देख सकते हो भाषा प्रयोगशाला है, इसमें बच्चे जो है, देखो टीचर यहाँ पर गाइड कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, और सभी के सामने यहाँ पे डेस्कटॉप रखे हुए हैं, सभी के सामने यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन रखी हुई है, और जो यहाँ पे समझा रहा है बच्चे यहाँ पर अच्छी तरह से देख करके समझ सकते हैं। और इनके हेडफोन लगे रहते हैं कानों में, तो ये और अच्छे तरीके से अपनी ध्वनियों को समझते हैं, ताकि जो है वहाँ पर क्या ना हो, वहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, और बच्चे एक एक शब्दों को समझ सके। देखो यहाँ पे सभी ने हेडफोन लगा रखे हैं, तो ये हेडफोन लगा करके और स्क्रीन पर जो है देखते रहते हैं और साथ साथ सुनते रहते हैं। इसमें तकनीकी के प्रयोग से भाषा बच्चों को जो है सिखाई जाती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है कि उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, उसके जो है आपके उसकी थॉट कितनी है, तो ये उसके हिसाब से सीखता है। इससे शब्दों का उच्चारण सुधारने में सहायता मिलती है, क्योंकि आप जो है बिना नॉइज के सुन रहे हैं उसको। विद्यार्थी पाठ को बार बार दोहरा सकता है। इस अधिगम में छात्र की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसमें सीखने में क्रियाशीलता उसकी बढ़ जाती है। और भी प्रयोगशाला की विशेषताएं हैं, इसमें छात्रों का स्व मूल्यांकन करने के अवसर मिलते हैं, और इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर भाषा का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इस विधि में छात्र स्वयं अपनी गलतियों से सीखता है। इसमें छात्रों को भाषा बोलने और सुनने के अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी का उच्चारण किसी दूसरे छात्र को सुनाई नहीं देता, जिससे वह बिना हिचकिचाहट के कार्य कर सकता है। इसमें छात्र प्राकृतिक रूप में भाषा के अनुकरण से भाषा बोलना सीखता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लेखन कौशल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है आपके। तो लेखन कौशल यानी कि लर्निंग स्किल, लिसनिंग स्किल जो है वो क्या है। यहाँ पे लेखन कौशल, ये लिसनिंग स्किल लिख दिया, ये सुनना कौशल हो गया। ये आपका जो है ना लिसनिंग नहीं है, राइटिंग स्किल है। लेखन कौशल क्या है, लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना ही लेखन कौशल कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर लेखन की शुरुआत जो है भाषिक रेखांकन एवं चित्रांकन से होती है। छात्रों के लेखन कौशल के विकास के लिए उन्हें लिखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये लेखन कौशल में हम लिख सकते हैं। लेखन कौशल के निम्न महत्वपूर्ण होते हैं, या मतलब निम्न महत्व होते हैं, यहाँ पे निम्न महत्व, अच्छा निम्न महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें क्या है, लेखन ये थोड़ा सा लिखने में ही हो गया। लेखन कौशल में निम्नलिखित महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये कौन कौन से, विचारों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है, विचारों की स्पष्टता और स्पष्ट विचार, और विचारों की मौलिकता और मौलिक विचार, और कल्पनाशीलता, ये सारे के सारे जो है लेखन कौशल में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके उद्देश्य क्या है, लेखन कौशल के उद्देश्य जो है बच्चे लेखन के द्वारा जो है खुद को अभिव्यक्त कर सके, ये इसका उद्देश्य है। बच्चे अपने अनुभवों को लिख सके, ये भी इसका उद्देश्य है। बच्चे विभिन्न संदर्भों में अर्थपूर्ण वाक्य लिख सके, ये भी इसका उद्देश्य है। बच्चे लेखन में मुहावरे, लोकोक्ति, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग कर सके, ये भी इसका उद्देश्य है। अब लेखन के प्रकार जो है, इसमें आपसे कभी पूछता है अनुलेख क्या होता है, प्रतिलेख क्या होता है, श्रुतलेख क्या होता है, सुलेख क्या होता है, और रचनात्मक लेख क्या होता है। इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। तो लेखन के प्रकार जो हमारे को पता होना चाहिए कि 5 प्रकार के हमारे लेखन होते हैं। इसमें अनुलेख क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। अनुलेख का समझिए, यहाँ पे समझा देता हूँ, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अनुलेख जो होता है, जैसे मैंने आप देखा होगा कि छोटी छोटी कक्षाओं में टीचर क्या है, लिख करके दे देता है एक लाइन, और उसके बाद बोलता है कि जो हमने ऊपर लिखा है उसी को यहाँ पर नीचे आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा, आपने भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में, LKG UKG नर्सरी में। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को लिख करके दिया जाता है, तो बच्चे जो है उसको नीचे एक लाइन में उसी तरह उतारने का प्रयास करते हैं, फिर दूसरी लाइन में उसी तरह से उतारते हैं, फिर तीसरी लाइन में भी इसी तरह, और चौथी, पाँचवीं, छठी जितनी भी लाइनें हैं उसमें उसी तरह से उतारना शुरू करते हैं। तो यानी कि अनुलेख का अर्थ क्या हो गया कि लिखावट के पीछे की लिखावट, यानी हमने जो लिखावट की है उसी को देख करके लिखना ही अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, तो अनुलेख आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा दिया, बाकी यहाँ पे आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसके बाद जो है अनुलेख में क्या होता है, बच्चों को वर्ण, शब्द और वाक्यों का अभ्यास कराया जाता है। यहाँ पर हमने जो भी लिखे है उसका अभ्यास करता है बच्चा देख देख के। प्रतिलेख या प्रतिलिपि, अब इसको समझिए, प्रतिलेख या प्रतिलिपि क्या होती है। प्रतिलेख क्या होता है, जब टीचर आपका ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो आप उसको क्या करते हो, कॉपी करते हो। ठीक है, उसकी कॉपी कर लेते हो, उसको देख के उतार लेते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलेख बोलते हैं। अब यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे कि किताब में लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हो, कहीं भी लिखा हुआ है, और उसको आप देख करके उतार रहे हो। ठीक है, चाहे वो कितना बड़ा पैसेज हो या कितनी बड़ी लिखावट हो, या पाठ्य पुस्तक से आप उतार रहे हो, तो सारे का सारा क्या है, प्रतिलेख है, यानी कि कॉपी करना, प्रति बनाना।
श्रुत लेख, ठीक है, श्रुत लेख की बात करते हैं। तो श्रुत लेख का मतलब होता है कि जैसे अध्यापक आपको पढ़ रहा है, पढ़ करके बोल रहा है कुछ कि भैया महाराजा मान सिंह यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे कुछ भी बोल रहा है, और बच्चा जो है उसको लिख रहा है, यानी कि अध्यापक का बोला गया बच्चा जब लिखता है तो उसको बोलते हैं श्रुत लेख, यानी सुन करके लिखना। यहाँ पर जो था कॉपी करना, देख करके लिखना, यहाँ पर जो था आपका क्या करना, देख करके उसी की तरह वही उतारना, एक ही वर्ड या एक ही लाइन जो दी गई है उसी को उतारना, तो ये अनुलेख हो गया। और प्रतिलेख मतलब कि देख करके किताब में से, ब्लैक बोर्ड से या कहीं से भी उतारना, वो प्रतिलेख हो गया। और श्रुतलेख का मतलब हो गया अध्यापक जब बोल रहा है तो उसको सुन करके उतार रहे हो आप कॉपी में, तो वो हो गया श्रुतलेख। और सुलेख का मतलब हो गया सीधा सीधा कि सुंदर लेख, मतलब लिखावट कैसी है, इसमें मात्राओं का ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें लेख आपका कितना सुंदर है, कितना आपने अच्छा लिखा हुआ है, वो आपका होता है सुलेख, ठीक है। और बाकी इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। और रचनात्मक लेख कुछ नहीं होता, आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग में जो भी सोच समझ करके लिखते हैं वही जो है आप जो है रचनात्मक लेख के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी आप अपना रचना के हिसाब से, आपने दिमाग में कुछ कहानी बनाई या कोई सपना देखा उसको उतारने लग गया, क्रिएटिव राइटिंग, उसको रचनात्मक लेख बोलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक दर्शक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जो होते हैं उसमें पाठ्यक्रम का अर्थ आपको पता होना चाहिए और पाठ्य वस्तु होनी चाहिए पता। तो ये अगर आपको पता हो जाएगा, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, विद्यालय का प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना होता है, और इसको पूर्ण करने के लिए विद्यालय बहुत सी गतिविधियों का आयोजन करता है। अतः विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसमें पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं और अन्य गतिविधियां सम्मिलित होती है, अर्थात एक छात्र विद्यालय में प्राप्त होने वाली सभी अनुभव पाठ्यक्रम में आते हैं। यानी कि अगर मुनरो के हिसाब से लिखना चाहें तो पाठ्यक्रम में वो सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनका प्रयोग शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में किया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम का अर्थ जो हो गया, आप जो क्लास में पढ़ रहे हैं कोई चैप्टर वो भी है, आप कोई खेल कूद मनोरंजन साधन वहाँ पे कर रहे हैं वो भी है, कोई आप गाना डांस सीख रहे हैं वो भी है, प्रार्थना सभा आप सीख रहे हैं वो भी है, पीटी व्यायाम सीख रहे हैं वो भी है, वो सारे के सारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया पाठ्यक्रम क्या होता है। जस्ट पाठ्यक्रम में सब कुछ सम्मिलित होता है जो विद्यालय में, विद्यालय के परिसर में जैसे ही आप घुसते हैं और उसके बाद जो भी पूरे 8 घंटे 7 घंटे आप विद्यालय में रहते हैं और जो भी सीखते हैं पढ़ाई के अलावा भी, वो सारा का सारा पाठ्यक्रम में आ जाता है, जिसमें गीत संगीत मनोरंजन, पीटी व्यायाम, प्रार्थना और क्लासरूम जो है, आप क्लासरूम में जो पढ़ते हैं वो सब कुछ उसमें आ जाता है। पाठ्य वस्तु या पाठ्यचर्या की बात करें तो इसमें केवल जो है पर्टिकुलर जो सिलेबस है आपके, उसमें उस सिलेबस को ही जो है इस्तेमाल किया जाता है। जो आपको क्लास में पढ़ाना है बस उसी को हम जो है पाठ्य वस्तु कहते हैं या पाठ्यचर्या कहते हैं। वर्तमान शिक्षा जगत में पाठ्यक्रम यानी करिकुलम जो है पाठ्य वस्तु सिलेबस का प्रयोग जो है एक ही अर्थ में किया जाता है, जबकि सूक्ष्मता से विवेचना करें तो इन दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है। बाकी हम जानते हैं पाठ्यक्रम शब्द का व्यापक रूप होता है जिसमें जो है बहुत सारे अनुभव आते हैं, और यहाँ पर जो है हम पाठ्यक्रम की बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है हम पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं या पाठ्य वस्तु की बात कर रहे हैं। पाठ्य वस्तु में शैक्षिक सत्र में शिक्षक द्वारा जो भी विषय में पढ़ाया जाएगा उसी विषय के बिंदुओं को जो है हम क्या कहते हैं, पाठ्य वस्तु या पाठ्यचर्या, ठीक है। केवल हमारा क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है, क्लासरूम में जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारा पाठ्यचर्या या फिर पाठ्य वस्तु आती है। तो क्लासरूम में जो भी स्टडी करते हैं बुक से, अब इसको हम समझ सकते हैं नीचे और भी, क्योंकि इससे हमारे को पाठ्य करिकुलम और सिलेबस में अंतर भी पूछता है, तो इसको ध्यान रखना है। देखिए पाठ्यक्रम मैंने अभी अभी बताया था, पाठ्यक्रम जो है इसका रूप विस्तृत होता है क्योंकि इसमें सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, क्लास के अंदर की भी और क्लास के बाहर की भी। पाठ्य वस्तु संकुचित होता है क्योंकि इसमें केवल एक चैप्टर या फिर जो हमको पढ़ा रहे हैं किताब से उसी का जो है आपका ज्ञान प्राप्त होता है। ये छात्रों का सर्वांगीण विकास पर बल देता है, यानी कि हर तरह से, ये चाहे खेल के मैदान में हो, डांस के मैदान में हो, नाटक के मैदान में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी माध्यम में हो, वो पाठ्यक्रम जो है पूरा विकास करता है। लेकिन जो है पाठ्य वस्तु जो है बौद्धिक विकास करती है क्योंकि ये पाठ से रिलेटेड होती है, पाठ पढ़ाया जाता है इसमें। अब आप यहाँ पे अंतरों को समझ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको 2 डिटेल्स बताई है इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि भैया पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम क्या क्या है। इसके बहुत सारे जो अंतर हैं इसको आप देख सकते हैं, इतने सारे अंतर हैं आपके। और जैसा मैंने बताया, अंतिम बार बता रहा हूं मैं, आप इसको ध्यान रखना कि ये वीडियो तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, इसको विशेष रूप से आपको समझा दिया। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसको इसमें हमने लिया है, बाकी मेन
आपका जो वीडियो है इसको ज़रूर देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद भी इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना। और इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाता है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ढंग से पढ़ना है, ध्यान रख के पढ़ना है।